हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीओसी, पीओसी और आइसोमेरिज्म के पीवाईक्यूज के बारे में, जो 2023 से सीरीज़ है। ये 2023 सीरीज़ का पहला वीडियो है। हम लोगों ने पोल क्रिएट किया था और पोल में काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि 2023 में हम लोगों को पहले ऑर्गेनिक से शुरू करना चाहिए, और कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ऑर्गेनिक कहा और कुछ लोगों ने कहा कि हम फिजिकल से भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का ध्यान रखा है। पहले ऑर्गेनिक करेंगे, फिर एक चैप्टर ऑर्गेनिक, एक चैप्टर फिजिकल, एक चैप्टर ऑर्गेनिक, एक चैप्टर फिजिकल, इस तरह से करेंगे और जल्दी जल्दी करके ख़त्म करेंगे। ठीक है। जिन जिन डेज पे क्लास नहीं होती है, अब उन डेज पे पीवाईक्यूज का वीडियो आएगा। इस बात को ध्यान रखना, मार्क कर लो कैलेंडर को। जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन पीवाईक्यूज की सीरीज आएगी। और यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी कर लो है ना, कुछ भी कर दो, नहीं बढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे बढ़ रहा है। मतलब बढ़ने का मतलब है कि कोई वीडियो वायरल पता नहीं कैसा होता है और कैसे लोगों के व्यूज़ आते हैं, मेरे को नहीं पता। शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि मेरा कंटेंट शेयर किया जाए और लोग उसे सब्सक्राइब कर लें। जब तक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी यार, कोई कुछ करने की इंतु कहाँ से आएगा यार। जैसे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, जब नंबर नहीं आ रहे तो टेस्ट देने का मन नहीं करता होगा ना। ऐसे ही जब मेरे पास व्यू नहीं आते तो मैं पढ़ाने के लिए इंतु बहुत इकट्ठा करके लाना पड़ता है, और पढ़ाने के लिए है ना काफ़ी काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा है। जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ाऊंगा ही बढ़िया से, और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी थैंक यू, सबको थैंक यू है। ठीक है ना। हम लोग को नोट्स वहीं पे मिलने, और पीवाईक्यू के लिए आप 2023 वाले टैब पे क्लिक करेंगे, वहीं पे आएंगे। और 2022 के जो इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज बचे हैं और बायोमोलिक्यूल्स वगैरह के छोटे छोटे चैप्टर्स के बचे हैं, वो बीच में कभी भी किसी दिन आ जाएंगे, तो वहाँ से भी देख लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2023 में जीओसी पीओसी से शुरू किया है, तो वहीं पे तुम्हें बिल्कुल वेबसाइट पे जाके वहीं से पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन जो आया है वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए अगर तुम्हें थ्योरी याद आ रही हो, अगर नहीं याद आ रही हो, तो प्लीज़ 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 जीओसी देख लो, अभी समय है। वीडियो देखो यार। देखो, लोग कह रहे हैं कि मैंने कम टाइम दिया। जीओसी और आइसोमेरिज्म के लगभग 12-13 वीडियोस हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसे 25 घंटे में पढ़ाऊँ या 30 घंटे में पढ़ाऊँ, मैं कोटा में पढ़ाता था यार, जीओसी पढ़ाने के लिए 70 घंटे मिलते थे, और मैं 70 घंटे पढ़ाता था जीओसी। क्या दिक्कत है, वो तो पढ़ा ही सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पे इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास समय की कमी थोड़ी है, तुम्हारे पास नहीं है समय, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे को जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। अभी कंटेंट को फ्री ही रखते हैं यार, पेड की बात नहीं करते हैं। एक पोल क्रिएट हो रहा है टेलीग्राम पे, तुम लोग चाहो तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना रिस्पॉन्स दो, जिससे मेरे को फ्यूचर के लिए पता लगे कि क्या मैं, हम लोग वन ऑन वन, देखो जब हम लोग वन ऑन वन करेंगे ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। देखो यार, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, प्लीज़ अलाउ कर दो मेरे को कि यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। मैं आता हूँ, बैठता हूँ अपने सेटअप पे, अकेले पढ़ाता हूँ, ये सारी शीट्स खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, खुद ही टाइप करता हूँ, खुद ही आंसर लिखता हूँ, सब कुछ खुद कर रहा हूँ, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पेड कोर्स होगा तो मैं किसी को इन सब कामों के लिए किसी को हायर कर सकूँगा, है ना। कुछ और सेटअप बढ़ा सकूँगा, ऐप डेवलपमेंट करा पाऊँगा, उसमें पैसा खर्च होता मेरे भाई, ये तो बात समझ में आती होगी ना। तो अभी फ्री रखते हैं, क्योंकि मतलब मैं जॉब वॉब तो कर नहीं रहा हूँ कुछ, है ना। तो इनफ्लो नहीं है कैश का, सिंपल बात ये है, बिल्कुल प्रिसाइजली बोल रहा हूँ। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि पेड कोर्स आए, तो उस पोल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके हिट करना, जिससे कि टेलीग्राम चैनल पे, कि जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं कोशिश करके ऐप वेब डेवलप करा सकूं, कि हाँ, कि जो ऐप डेवलपमेंट का खर्चा है कम से कम वो तो निकल जाए। ठीक है। यार, पढ़ाना मेरे को है वो पता है, और कंपल्शन भी ज़्यादा है पेड कोर्स का, तो वही पता है। लेकिन तुम चाहते हो पेड कोर्स है, इसलिए पेड कोर्स में लाने की सोच रहा हूँ। अदरवाइज मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ पेड करूँगा। और बाकी लोगों का मैंने देखा है कि पेड कोर्स काफ़ी महंगा है। हम लोग बहुत सस्ता करके शुरू करेंगे, बहुत ही सस्ता करके शुरू करेंगे, और हमेशा ही सस्ता रखेंगे। मेरे को यूट्यूब से, या यूट्यूब की अर्निंग तो मैं बता दूँ तो सुन के रोने लगोगे, इतनी कम है। मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद इतनी कम अर्निंग है कि मतलब मेरे को लगता है कि उससे 10 रुपये के गोलगप्पे भी नहीं खाए जा सकते रोज के। ठीक है, बाकी तो छोड़ ही दो। चलो कोई नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी बात यह है कि हम लोग जेई मेंस में सेलेक्ट होंगे। देखो, तुम सेलेक्ट होगे, सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा यही है। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50,000, 1 लाख, 1 मिलियन तक, 10 मिलियन तक, उस हर बच्चे तक पहुंचना है जिस तक क्वालिटी केमिस्ट्री पहुंचनी चाहिए और नहीं पहुंच पा रही है। उस हर गांव के बच्चे से, कोने कोने से, इंडिया के
कि जो पढ़ना चाहता है और वो नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसे केमिस्ट्री से फोबिया है, केमिस्ट्री से डर है, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो चाहे लोग सब्सक्राइब ना भी करें, लेकिन वीडियो तो कम से कम वहाँ तक पहुँच जाए यार, बस मेरा इतना ही है। लोग सब्सक्राइब ना करें चलेगा, बिल्कुल लाइक मत करो, बिल्कुल कमेंट मत करो, कुछ मत करो, लेकिन यार जब तुम पुश करोगे तभी यूट्यूब भी एल्गोरिदम में अपनी पुश करेगा कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि ज़्यादा इंगेजमेंट है इसमें, तभी लोग आगे बढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद इसी के साथ कि हम लोग कहीं पे त्रिवेंद्र में बैठे हुए लड़के से लेके कश्मीर में बैठे हुए लड़के तक, और वहाँ पे मणिपुर और इम्फाल में बैठे लड़के को जिसे आईआईटी के लिए अच्छी कोचिंग नहीं मिल सकती है, यूट्यूब पे क्वालिटी केमिस्ट्री मिल जाए, मेरा केवल इतना उद्देश्य है। और कम समय में ज़्यादा पढ़ाने का तरीका मेरे को आता है और मैं कर रहा हूँ, वो तुम देख रहे हो ना, तो अपनी कॉपी उठा के देख लेना, जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो, जिससे ही पढ़ते हो, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने छोड़ दी हो बताना मेरे को। आगे पीछे हो सकती है, किसी चैप्टर, एक चैप्टर को जज मत करना, जब पूरा फॉलो करोगे तभी जज कर पाओगे मेरे को। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि कुछ ना छोड़ूं, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाए तो उसके लिए सॉरी, है ना। मैं ये नहीं मानता कि हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल ऑफलाइन में भी ऐसे ही हैं, ऑनलाइन में भी ऐसे ही हैं। और अगर पेड कोर्स आएगा तो केमिस्ट्री तो नहीं चेंज होने वाली, बस इंटरेक्शन ये है कि तुम अपने मन की बात मेरे से कर सकोगे, हम लोग डाउट डिस्कस कर सकेंगे, और 1-on-1 क्लास जैसी फील दे पाऊँगा मैं। लेकिन उसके लिए फिर मेरे को 1-2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यार फिर उसके लिए सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे। उसके लिए लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा ना, मैं फ्री में काम कर सकता हूँ, बाकी सारे लोग पैसा फ्री में काम थोड़ी करेंगे, ठीक है। और वो ठीक तरीका भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसा चल रहा है धीरे धीरे ग्रो करते हैं हम लोग। समय आएगा जब हम लोग यूट्यूब से इतना जनरेट कर पाएंगे कि तुमसे पैसा ना लेना पड़े, और यूट्यूब ही जो पैसा दे रहा है उसी से मैं तुम्हारी विश को पूरी कर दूँ, और इतने सस्ते कोर्स कर दूँ कि शायद ही कोई करता हो, है ना। मतलब वैसा मत सोचना कि यार जब भी कोर्स आएगा तो 100-200 रुपये में आएगा, वो तो मतलब बाइबल ही नहीं है ना, उसे तो करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। इतना तो हो कि आदमी से इतना पैसा जरूर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि वो अफोर्ड कर सके और उसकी वैल्यू करे। फ्री कर दो तो फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं, ये वीडियो लोग देखते हैं 2 मिनट देख के भाग जाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है लोगों को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा मतलब लगता है कभी कभी कि काम कर रहा हूँ। 2023 का प्रॉमिस था, 2023 तो है सामने, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये सब बातें भूल जाओ, डिलीट कर दो और सवाल लगाना शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन के लगभग हैं जीओसी के, तो उन्हें हम लोग करते हैं शुरू। और यार अगर कोई मेरी इस मामले में मदद कर सकता है, कोई ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव्स बना सकता है, कोई थंबनेल अच्छे बना सकता है, तो प्लीज़ मेल करो मेरे को, टेलीग्राम पे करो कि सर मैं थंबनेल आपको बना के देता हूँ, आप मत बनाओ थंबनेल, ठीक है, जो अट्रैक्ट करे लोगों को। तुम लोग ज़्यादा तेज हो यार, मेरे से तो तुम ही तेज हो, मैं तो मानता हूँ। मैं केमिस्ट्री ठीक जानता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी चीज़ों में तो तुम ही एक्सपर्ट हो, और मेरी तुम ही यूएसबी हो ना, ठीक। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखना है तो हम लोग रूल्स को ध्यान करें जीओसी वाले, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट चेक करोगे तो ऑक्टेट देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 6 हैं कार्बन के पास, और इसमें 8 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 हैं और बाकी सबके पास 8 है, इतनी बात तो क्लियर हो रही है। यहाँ पे इसके पास 8 है, यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 हैं नाइट्रोजन के पास, ठीक। तो ऐसा एक कंपाउंड डी है जिसमें सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। डी ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया डी, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया डी। अब जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उनमें हम चेक करेंगे, तो देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, और जिसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डी के बाद आ जाएगा बी, डी के बाद क्या आ गया, बी। अब ए और बी में चेक करने के लिए, ए और सी में चेक करने के लिए, ए और सी में चेक करोगे तो चार्ज सेपरेशन चेक कर लें। ए और सी में हम क्या चेक करेंगे, चार्ज सेपरेशन चेक करेंगे। चार्ज सेपरेशन जब चेक करेंगे तो चार्ज सेपरेशन देखो तो ए में कम है और सी में ज़्यादा है, तो ए विल बी मोर स्टेबल एंड सी विल बी लीस्ट स्टेबल। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था तो आंसर आ जाएगा सी, ए, बी और डी।
सी ए बी डी, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो डी सबसे ज़्यादा स्टेबल का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर पहले ही जेई में इसने गलत पूछ लिया था और गलती से वही क्वेश्चन उड़ गया है, तो नो ऑप्शन मैचिंग होगा, ज़बरदस्ती नहीं मिलाएंगे, है ना, नो ऑप्शन मैचिंग। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर, आसानी से समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक, कह रहा है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, बिल्कुल सही बात है ये तो, कि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें लिखा हुआ है द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट्स मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही है, डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ही ऐसा हो रहा था, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, मेरी बात मानो और इन्हें थोड़ा सा ध्यान से तवज्जो दे के ही करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। देखो ये सारे मैंने क्लास में लिखवा रखे हैं एग्जाम्पल्स, और तुम्हें क्लास के नोट से ही मिल जाएंगे और सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कौन सा है, ये कैसा कन्फर्मेशन है, ये हमारा एंटी है, ये हमारा एंटी है, ये कैसा है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, देखो CH3 के पीछे CH3 है और CH3 के अपोजिट में इधर एंटी में, तो ये क्या है, ये गॉश है, और ये क्या है, ये पार्शली इक्लिप्स्ड है, पार्शली इक्लिप्स्ड है। तो सवाल लगाते समय तुम्हें भी धीरे से पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एंटी, फिर गॉश, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड, और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक। हाँ यार, मेरे को जो भी कुछ है मैं उससे कोई गाड़ियों में थोड़ी घूम रहा हूँ, है ना, बस मेहनत कर रहा हूँ कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, कैसे भी सेलेक्ट हो जाओ, फिर आना, मैं एड्रेस दूंगा, मेरे से बात करना, मिलना, हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है ना। इतने पैसे हैं मेरे पास कि हम लोग पार्टी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, इसका आंसर क्या आया, ए आया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एंटी का आंसर आ गया ए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए देखते हैं, वी विल चेक फॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। तो यहां पे लिख देते हैं हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर विल बी द प्रोपोर्शनल, लिख देते हैं प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS, ठीक, ये लिख सकते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही EAS के लिए रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी वजह से आएगी, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, CH3 है यहाँ पे CH3 प्लस H लगा रहा है, इसमें माइनस I लग रहा है और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हो, ठीक। तो NH और OMe में किसका प्लस M ज़्यादा होगा, इसका प्लस M ज़्यादा होगा, तो E सबसे ज़्यादा होगा। कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, E सबसे ज़्यादा होगा, तो E किस ऑप्शन में ज़्यादा है, एक ही में ज़्यादा। अरे वाह, सवाल खत्म हो गया, देखो आसानी से लगाया। अब N और O में किसका ज़्यादा, NMe2 और OMe में किसका प्लस M ज़्यादा होगा, ये हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक। तो सबसे ज़्यादा E हो गया, E के बाद आ गया D, D के बाद A के बाद B और B के बाद लास्ट में आ जाएगा क्या, लास्ट में आ जाएगा C। तो आंसर हमारा B हो जाएगा। सिंपल, आसानी से समझ में आना चाहिए सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा था, आइसोमेरिक ड्यूटेटेड बेंजीन ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8DBr। अब सबसे पहले इसमें क्या करो, इसमें DB निकाल लो यार। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C+1
माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो C प्लस वन मैंने C की वैल्यू कितनी होगी, 4 कार्बन है प्लस 1 माइनस 8 प्लस एक्स की वैल्यू 8 और 1 9, क्योंकि डी भी है तो 9 लिख देते हैं। एच और एक्स कितने हो गए, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो डी बी आ गई 0। डी बी 0 आ गई तो एल्केन है। अच्छा बढ़िया, इसमें तो नाम दिए हुए हम लोग को, ये मेहनत करेंगे। चलो डी बी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, चलो डिलीवर कर दी हम लोगों ने। इसका स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं। ब्यूटेन कह रहा है कि 1 ड्यूट्रो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसका बनाते हैं। कह रहा है 2 ब्रोमो 2 ड्यूट्रो ब्यूटेन, तो ये भी कायरल है, लेकिन हमें कितने चाहिए, हैविंग 2 कायरल। हमें कितने कायरल चाहिए, 2 कायरल चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। लोग ओवर रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, 2 पढ़ना ही भूल जाते हैं और सीधे सीधे पहला ऑप्शन ठोक के निगेटिव ले लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो। देखते हैं भाई, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो, तो ये देखो 2 कायरल आ गए, तो आंसर तो हमारा सी आ गया। और चौथे का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, मिथाइल प्रोपाइल और 1 पे ड्यूटेरियम लगाते हैं, तो इसमें कोई कायरल नहीं है, नो कायरल। बात समझ में आ गई। सवाल को एनालाइज कर पा रहे हैं, आसानी से लगा पा रहे हैं, तभी हाँ बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है ना। कमेंट करके बताओ यार, जो भी मैंने कहानी सुनाई उसके लिए मतलब क्या कहूँ, बस इमोशंस में बोल गया यार, है ना। ठीक है, मेरे को अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों कहा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आइसोमेरिक पेयर्स हैं और उन्हें टाइप्स ऑफ आइसोमर बताने हैं। ठीक, अब तुम्हें पता है, जो जो पता है पहले उसे कर लो। देखो, प्रोपेनामीन और एन मिथाइल एनामीन, एन मिथाइल इथेनामीन लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है हेक्स 2 ओन और हेक्स 3 ओन, इथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्सिल इथेनामाइड लिखा है, और हाइड्रोक्सी इथेनामाइड लिखा है। इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामाइड तो क्या हो गए, टॉटोमर्स हो गए। इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामाइड क्या हो गए, टॉटोमर हो गए। इथेनामाइड कैसे बनाओगे, इथेनामाइड बनाएंगे कैसे, CH3 CONH2, और कह रहा है हाइड्रोक्सिल इथेनामीन, तो ये OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH हो गया। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में टॉटोमर्स हैं। ठीक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये भी क्लियर बात है। मैंने जब तुम्हें होमोलॉगस सीरीज बताई थी तब बताया था कि एमीन्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एमीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो 2 और 3 कीटोन्स को मेटामर्स कहा है। इसमें वो पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हमने उसे 1 किया। ठीक है, तो स्मार्टली किया, तो 1 का आंसर 3 आ रहा है, 1 का आंसर 3 2 ऑप्शन में आ रहा है, ए और डी में। 2 का आंसर 1 आ रहा है, 2 का आंसर 1 आ रहा है, तो आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। बिल्कुल ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसे संभाल के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट में करेक्ट ऑर्डर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है ना। एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। भाई ये तो हमें पता है, तो पहला सही हो गया। डेंसिटी के बारे में यार कुछ नहीं कह सकते, अभी चुप रहते हैं। इसके लिए लिखते हैं एज मोलर मास इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। सिंपल बात है, तो सी भी सही हो गया। डेंसिटी के मामले में फिर चुप रहेंगे, पहले बॉइलिंग पॉइंट वाले सेग्रीगेट कर लें, डेंसिटी वालों को बाद में देख लेंगे। अब इसमें देखो, जैसे जैसे ब्रांचिंग कम होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो ग्रेटर द ब्रांचिंग। अब हमें डेंसिटी नहीं पता हो तब भी हम सवाल को सही सही लगा सकते हैं। ग्रेटर द ब्रांचिंग लेसर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। लेसर विल बी, क्या लिख रहा हूं, लेसर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। लेसर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा।
तो आंसर क्या आना चाहिए, ये 3 ऑप्शन तो सही लिखे हैं, तो ए सी ई वाला देख लो भाई। ए सी ई कोई ऑप्शन है, ए सी ई ऑप्शन है, सिंपल बात है। बी और डी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। बी और डी कन्फ्यूजिंग थे तो उन्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मतलब तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लेसिग्ने टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन। तो नाइट्रोजन के लेसिग्ने टेस्ट में हमें साइनाइड बनाना होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से, क्या बनाना होता है, साइनाइड, और हेलोजन के लिए हमें AgX बनाना होता। ठीक ठीक है ना। ये लेसिग्ने टेस्ट अभी POC की एक क्लास ले लूँगा, परेशान मत हो, अगर नहीं आती तो मैं वैसे POC मैंने पढ़ाई है, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो लेसिग्ने टेस्ट में क्या होता है, साइनाइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए साइनाइड बनाते हैं और हेलोजन के लिए AgX बनाते हैं। तो इसमें कार्बन नहीं, इसमें कार्बन नहीं, इसमें कार्बन नहीं, एक ही में कार्बन है, तो आंसर बी आ जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, CH3NH2.HCl प्लस Na फ्यूज़न, तो इसे फ्यूज़न करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCN बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। ये किसके साथ टेस्ट देगा, टेस्ट फॉर साइनाइड देगा, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन देगा, और ये टेस्ट फॉर हेलोजन देगा। अगर साइनाइड आ गया तो टेस्ट हो जाएगा। और NaCN को क्या बनाते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड बनाते हैं। प्रूशियन ब्लू कलर को हम लोग देख लेते हैं ना, सिंपल सा है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द पेपर फॉर्म स्टेशनरी फेज। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के बीच में जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें मॉइस्चर भर जाता है, और वो क्या करते हैं, वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करते हैं, वो एस्केलेट कराते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पेपर शीट फॉर्म स्टेशनरी, पेपर शीट नहीं बनाते, उनके जो पोर्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज बनाते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज गेट एब्जॉर्ब बाय द पेपर विच फॉर्म्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटर एंड वेपर बोथ के लिए तो हो ही नहीं सकता दोनों, तो आंसर इसका क्या आ गया, ए आ गया। सिंपल है, खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन मार्क्ड A to D इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो, जो एसिड से जुड़ा H है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ H है। अब अगर हम इस कंपाउंड को दोबारा रीराइट कर दें, यहाँ पे थोड़ा नीचे बना देते हैं इसे, ये इस H की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये COH लिखा था, ध्यान से देखना भाई, ये इस H की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे C111CH लिखा हुआ है। तो जिन 4 H की बात हो रही वो ये है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया मोस्ट एसिडिक, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, तो D सबसे ज़्यादा एसिडिक है इसमें। देख लो, C, सॉरी इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, C रखा है, तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक है। C वाले ऑप्शन 3 है हमारे पास, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो गलत ही हो गया। ठीक, अब B और D में देखो ये क्या कर रहा है, B और D में ये इधर रेजोनेंस कर रहा है और ये किसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, कार्बोनिल के साथ, तो D की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो C से ज़्यादा, C से कम एसिडिक होगा D के बाद आ जाएगा A और उसके बाद आ जाएगा B, क्योंकि जो एल्काइन से जुड़ा H है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, एल्काइन से जुड़ा H ज़्यादा एसिडिक होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा B। बात समझ में आएगी, नहीं आई, H निकाला, ये क्या कर रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन के साथ भी रेजोनेंस यहाँ पे कर पा रहा है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलता है। क्या कर रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन द फॉलोइंग एग्जांपल इज। तो मोस्ट स्टेबल वो होगा जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, इसमें तो ये वाला कॉन्जुगेशन है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन सेम तरीके से हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन की वजह से क्रॉस हो रहा है इसमें। ठीक, इसमें देखो कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड है, तो C वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, तो C को मार्क मत कर देना, C में B लिखा हुआ, तो आंसर क्या आएगा, A आएगा, क्योंकि एक ऑप्शन C है, अजीब सा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, चलो अगला करता। क्या कर रहा है, कॉलम 1 मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, उन्हें सेपरेशन की टेक्निक हमें बतानी है, कैसे कैसे सेपरेट करेंगे। अब देखो, वाटर और क्लोरोफॉर्म को वाटर और DCM है, वाटर और क्या है, DCM है, इसका नाम क्या है, DCM, डाइक्लोरोमीथेन। एक पोलर है और एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक है, तो डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर देंगे इससे, तो इसका काम तमाम हो जाएगा।
ठीक, सिंपल बात है। इसमें ये जो कंपाउंड है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करेगा, ये इंटरमोलिकुलर क्या करेगा, एच बॉन्डिंग करेगा। जब ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करेगा तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी से अलग कर पाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद कैरोसिन और नेफ्थलीन है। कैरोसिन और नेफ्थलीन बहुत पास पास के कंपाउंड है, दोनों ही नॉन पोलर हैं और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए होगा जिनमें टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो। अब उसके बाद ग्लूकोज और NaCl है, ये तो क्रिस्टलाइजेशन से ही सेपरेट हो जाएंगे। ग्लूकोज और कैसे हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट। तो इसका पहले का आ गया 2, पहले का 2 दो ऑप्शन में C और D में, दूसरे का आ गया 3, दूसरे का 3 C में है, तो C ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ज़्यादा किसी को देखने की जरूरत नहीं है, एक बार हो गया सवाल तो आगे बढ़ता है। अब क्या कर रहा है, in Dumas method for the estimation of nitrogen, the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over copper gauge। ये तो सिंपल सा सवाल है कि ड्यूमास मेथड में करते क्या है, लिख देते हैं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। इन ड्यूमास मेथड CxHyNZ plus 2x plus y by 2 times CuO, this will give you x times CO2 plus y by time H2O plus z by 2 times N2 plus 2x plus y by 2 times Cu। ठीक, जो ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं वो बनते हैं जिन्हें कॉपर गैस से पास करते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो क्या बन जाए, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। तो लिख देते हैं, इसके लिए एक लाइन लिख देते हैं बढ़िया सी, क्या, द ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, द ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स are also formed which are passed over copper gauge, over copper gauge GAUZE in heating condition, in heating conditions to reduce the oxides again to nitrogen, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये बात भी समझ में आ गई आसानी से। अगला क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग हाइलोजनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन द स्ट्रक्चर, तो सही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CCl3 CHO क्लोरल है। क्लोरोपिक्रिन क्या होती है, क्लोरोपिक्रिन बताओ क्या होती है, CCl3 NO2। गैमेक्सिन होती है C6H6Cl6 और फ्रियॉन होते हैं CF2Cl2। तो सिंपल है, सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक, आगे बढ़ता है, क्या कह रहा है, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन इज, तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फिजिकल और केमिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, केवल टॉटोमर्स को ही कर सकते हैं। टॉटोमर्स तो रेजोनेंस होते नहीं, सॉरी माफ करना। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन ये पार्शियली सही की स्टेटमेंट है, और पढ़ लेते हैं। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ये भी पार्शियली सही है, लेकिन जो ज़्यादा सही स्टेटमेंट है वो क्या है कि CO3 2- है सिंगल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है तीनों का। तो ज़्यादा सही और सबसे करेक्ट स्टेटमेंट ही मार्क करना है। अगर बी और सी को मार्क कर दिया तो काम तमाम हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एलिमेंट डिटेक्टेड और रिएजेंट यूज्ड पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन को भी हमने तुम्हें बताया कि साइनाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन को हम किसमें बनाते हैं, साइनाइड बनाते हैं, और Fe4 FeCN6 होल थ्राइस बना देते हैं। सल्फर को हम लोग
NOS से ट्रीट करते हैं जिसका वायलेट कलर आ जाता है सल्फर का, FeCN5NOS बन जाएगा जिसका वायलेट कलर आ जाएगा। AgNO3 से हेलोजन ट्रीट होते हैं तो 3 पता लग गया। फॉस्फोरस के लिए अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बना देते हैं जिससे इसका कैसा कलर आता है, येलो कलर आता है। किसका कलर आता है इसका, ये येलो कलर ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। चिंता मत करो, ये सब चीज़ें अभी जब सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें आएंगी। ठीक, सिल्वर वाली रिएक्शन तो पता ही है, मैं बाकी दोनों रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे। चलो लिख देते हैं कि NaCN की रिएक्शन, नाइट्रोजन टेस्ट करा था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है। NaCN की रिएक्शन FeSO4 से कराता है तो Na4FeCN6 बन जाता है। ठीक, प्लस Na2SO4 बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं Fe3 प्लस से, तो इससे Fe4FeCN6 होल थ्राइस बनता है। इसका नाम प्रूशियन ब्लू होता है। क्या होता है, प्रूशियन ब्लू होता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बहुत, इसीलिए लिख रहा हूँ। इसी तरह से सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर सल्फर डालेंगे तो क्या बनेगा, Na2S बनेगा। Na2S का मतलब सल्फाइड आयन। क्या बन गया, सल्फाइड आयन बना। तो सल्फाइड आयन की रिएक्शन जब कराते हैं किससे करानी है हमें, किससे करानी है, Na2FeCN6 Na2FeCN5 NO से कराते हैं तो इससे बन जाता है FeCN5NOS4-। ठीक, और इसका आ जाता है वायोलेट कलर। आई होप ये रिएक्शन सबने देख रखी थी और पढ़ रखी थी, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कायरल स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन विटामिन सी के स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल बताना। तो मोस्ट स्टेबल बताने के लिए देखो इसमें सिस्टम्स नहीं देखना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है। तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी ये चेक करना हमें। अगर सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है तो किस में होगी, वो होगी हमारी ए पार्ट में, क्योंकि उसमें कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है इसके साथ। इसमें अगर कराओगे तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसके रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक, तो आंसर इसका ए आ जाएगा। रटने वाला सवाल था, इसे एवरीडे लाइफ में भी रखा जा सकता था, लेकिन रेजोनेंस से आंसर आ रहा था इसलिए लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फेनिलिक एसिड गिव्स एस्टरिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। सल्फेनिलिक एसिड होता क्या, पहले तो यही पता लग जाए भाई। सल्फेनिलिक एसिड क्या होता है, कई लोग तो नाम देख के ही घबरा गए कि NH2 और SO3H। ये बिल्कुल एस्टर के बनाता ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एस्टर तो बनाता ही नहीं, लिख देते हैं डज नॉट शो एस्टरिफिकेशन। कैसे ही करेगा, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्यों नहीं करेगा, कभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। सल्फेनिक एसिड गिव्स रेड कलर विद लेसिग्नेट टेस्ट। बिल्कुल, सल्फेनिक एसिड से क्या बन जाता है, सल्फेनिक एसिड जब हम डालेंगे तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन और क्या है, जब इसे हम सोडियम फ्यूजन में डाल देंगे तो इससे क्या बनाएंगे, HCN माइनस आयन जनरेट कर लेंगे। HCN माइनस आयन जनरेट करने के बाद क्या होगा, HCN माइनस जनरेट करने के बाद इसे हम Fe3 प्लस में डाल देंगे और इससे FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, ये गलत था और ये सही था। ठीक, अलग चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है इनकरेक्ट बताने में। ठीक, क्या कह रहा है कि C इज मोर पोलर देन A एंड B। अब देखो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो ऊपर है वो मोर पोलर है, ये A है, ये B है, ये C है, अगर नहीं दिख रहा हो तुम्हें। ठीक, तो जो ऊपर है वो कैसा है, मोस्ट पोलर है, और जो नीचे है वो कैसा है, लीस्ट पोलर है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि C इज मोर पोलर, बेकार की बात है। A इज लीस्ट पोलर, ये भी बेकार की बात है। B कम्स आउट ऑफ कॉलम बिफोर C एंड A, तो A से पहले नहीं आएगा, C से पहले आ जाएगा, ये बात सही है, लेकिन A से पहले नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया। A स्पेंड्स मोर टाइम इन कॉलम,
तो ए स्पेंड मोर टाइम इन कॉलम, ये तो ठीक बात है, ए मोर टाइम स्पेंड करेगा कॉलम में क्योंकि ऊपर तेजी से चढ़ता जाएगा वो, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ए बी सी। काम खत्म हुआ हमारा। बी कह रहा है बी कम्स आउट ऑफ कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये सेंटेंस हमने गलत पढ़ लिया क्या, कि बी कम्स आउट ऑफ कॉलम बिफोर सी, सी से पहले आ जाएगा और आफ्टर ए, और ए के बाद आएगा। ये तो सही स्टेटमेंट है यार, है ना। कह रहा है एक स्पेंड्स मोर टाइम इन कॉलम, ए कम टाइम स्पेंड करेगा, तो इसका आंसर ये लगाना यार, डी हो जाएगा, ठीक। लेस टाइम करेगा कॉलम में क्योंकि वो इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, आउट ऑफ कॉलम जल्दी आ जाएगा, ठीक। तो आंसर ए आ जाएगा, इसका गलती से मार्क हो गया वो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर पहुंच गया, हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट कौन होगा, जो माइनस आई और माइनस एम लगाएगा। तो ये माइनस आई लगा रहा है, माइनस एम तो नहीं लगा पा रहा है, केवल माइनस आई लगा रहा है क्योंकि मेटा पोजिशन पे है। ये भी माइनस आई लगा रहा है, इस पर तो कुछ नहीं लग रहा है, इस पर प्लस आई लग रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट वो होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें माइनस आई लग रहा होगा ज़्यादा। तो माइनस आई किस में लग रहा है, सारे मेटा पे लगाए तो झंझट कम हो गई तुम्हारी। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस देखने की जरूरत नहीं थी। अगर हम इसमें ऑर्डर लिख दें, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ए, फिर सी, फिर डी और फिर बी। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत की तो बात है ही नहीं, समस्या है ही नहीं कहीं से कहीं तक। क्या कह रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो माइनस आई इफेक्ट से देख लेंगे, इसके क्या है, देखो जिसमें CF3 लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो बी सबसे ज़्यादा हो गया। बी के बाद अगर FCl और Br में चेक करोगे तो F हो जाएगा, F के बाद आ जाएगा C, C के बाद आ जाएगा E और E के बाद आ जाएगा A। तो बी सबसे ज़्यादा किसमें, B, D, C, E, A, तो C आंसर हो गया। देखो कैसे चेक करा, केवल माइनस आई इफेक्ट से देखा, कैसे देखा, माइनस आई इफेक्ट से देखा, और आंसर आ गया हमारा सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आश्चर्य की बात ये थी कि नॉमेनक्लेचर से एक ही 2 क्वेश्चन है, बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है, वैसे इन जनरल तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो क्या करेंगे, इसका नंबर 1 डाल दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन ले लिए। तो 6 कार्बन है हमारे पास टोटल, तो मिथाइल और हेक्सेन तो हो ही नहीं सकता, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 पे मिथाइल है, ठीक। 2 पे क्या है, मिथाइल, 6 कार्बन है, 6 मिथाइल भी है, तो हो सकता है। तो 2 पे मिथाइल है, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, लिख ही देता हूँ मैं नाम 2 मिथाइल। और नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में मैंने ऐसे बताया है कि 5 को क्या लिखेंगे, ऑक्सो, और फिर क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। जब कीटोन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में काउंट करते हैं तो ऑक्सो लिखते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, कीटो लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या जाएगा, यही सही है, जो कि नंबरिंग हम क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे। अगला क्या करा, यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी द मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड A and B was separated, A eluted फर्स्ट एंड इंडिकेट दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बी के लिए क्या कर रहा है, बी हैज लो RF वैल्यू एंड स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो एल्यूट कर रहा है, यानी कि ऊपर हो रहा है ज़्यादा तेजी से, कौन, ए। तो बी का क्या है, बी का RF फैक्टर लो होगा और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा, वो धीरे धीरे ही ऊपर जा पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो ये क्या लगा रहा है, ये माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है, ये कोई नहीं लगा रहा है, ये इसमें रेजोनेंस है, और ये तो एल्कोहल्स है, ये फिनॉल्स है। तो फिनॉल्स आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, लिख देते हैं इन जनरल, ऐसा लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, चलो इन जनरल phenols are more acidic than alcohols। तो एक बात तो मैं ये पता लग गई। तो सबसे ज़्यादा माइनस एम जिसमें लग रहा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ई के बाद सी के बाद सी के बाद डी के बाद ए और ए के बाद बी सबसे कम होगा। तो बी सबसे कम और ई सबसे ज़्यादा, ऐसा ऑप्शन कौन सा है,
एक ऑप्शन है डी, तो इसी को मार्क कर देते हैं, खत्म हो गया सवाल। ठीक है ना। अगला कह रहा है सवाल, अगला क्या है, इन कैरियस ट्यूब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज ट्रीटेड विद सोडियम पेरोक्साइड टू फॉर्म मिनरल एसिड वाई, द सोल्यूशन ऑफ BaCl2 इज एडेड टू वाई टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। अब BaCl2 के साथ जब वाई को मिलाया तो वाई क्या होना चाहिए, H2SO4 ही होना चाहिए, और वाई मिनरल एसिड भी है, तो प्राइमरी गैस हमारा क्या है, H2SO4 है। ठीक, और प्रेसिपिटेट क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट जो Z आएगा वो क्या आ जाएगा, BaSO4 आ जाएगा। Z is used in the quantitative estimation of an extra element X could be। ठीक, अब X में सल्फर है, तो तुम ये चेक कर लो कि सल्फर किसमें किसमें है। ठीक, तो मिथियोनिन जो होता है, मिथियोनिन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड है, और इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर होता है। मिथियोनिन का स्ट्रक्चर अगर हम लिख दें तो NH3+CH। देखो तुम्हें अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद ही होने चाहिए, कोई और रास्ता है नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए। ठीक, तो इसमें ये अमीनो एसिड है, ये क्या है, ये अमीनो एसिड है। ठीक, साइटोसिन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही होगा, ATGC में साइटोसिन आता है। और देखो यार, ये मत कहना कि सर हम तो IIT की तैयारी कर रहे हैं, इतना रटें क्यों। भैया रटना है क्योंकि IIT पूछ रहा सवाल, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, वो शुगर मोइटी होती है, शुगर होते हैं जब, चाहे वो RNA से आए या DNA से आए, और उनके बीच में क्या होता है, किससे कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है किसी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। ठीक, तो लिख देते हैं इसके लिए भी, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अ शुगर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड क्या, शुगर मॉलिक्यूल राइबोज इन RNA और डीऑक्सीराइबोज इन DNA अटैच्ड टू phosphate group and nitrogen bases। ठीक, और क्लोरहेक्सिनॉल का, क्लोरो ऑक्सीलिनॉल का स्ट्रक्चर जो है, ऑक्सीलिनॉल का स्ट्रक्चर जो है वो ये है। लिख इसलिए दे रहा हूँ कि देखो यार, ये सवाल GOC से तो कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये एवरीडे लाइफ का सवाल है, और इसे किसी GOC से रिलेट करके पूछा गया, इसलिए मैंने इसे बना दिया जिससे तुम्हें याद रह पाए, है ना। चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ ए मिक्सचर शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूशन इन सिलिका जेल क्रोमेटोग्राफी इज। तो सबसे ज़्यादा कौन इल्यूट किया है, RF सबसे ज़्यादा चेक करोगे तो किसका आएगा, सबसे ज़्यादा A का आएगा और सबसे कम B का आएगा, तो आंसर आ जाएगा A सबसे ज़्यादा और B सबसे कम, यानी कि C आ गया। सिंपल था सवाल, चवन्नी भर का। क्या कह रहा था, compounds from the following that will not produce precipitate with on reaction with AgNO3। तो जिसमें जिसमें कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनेगा वो नहीं करेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें तो एरोमेटिक बनेगा। ये कैसा बन गया, ये एरोमेटिक बन गया, तो ये तो कर देगा। इसमें कैसा कार्बोकैटायन बना, इसमें बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बना जो कि बहुत स्टेबल है, तो ये भी कर देगा। इसमें जो कार्बोकैटायन बना वो कैसा बना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या बनाओगे, कार्बोकैटायन बनाओगे, और ये भी स्टेबल है। इसमें ब्रोमीन का लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में होगा, तो इससे कार्बोकैटायन बनना अच्छी बात नहीं होगी, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, तो इसमें ब्रोमीन छोड़ के नहीं जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा था, ये नहीं पूछा था किसमें करेगा, ये पूछा था किसमें नहीं करेगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज। ठीक, तो दो इक्विवेलेंट लिए, तो इससे बना क्या, पहले तो ये बना लेते हैं, इससे बन गया हमारे पास ये O-, ये बेसिकली स्क्वायरिक एसिड है, इसका नाम क्या है, स्क्वायरिक एसिड है, तो ये B बन गया हमारा। B एरोमेटिक है, बिल्कुल है, इसमें कितने हैं n-pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 n-pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है।
द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये तो नहीं तेजी से होगी क्योंकि एरोमेटाइजेशन की तरफ जा रही है। ए शो स्टार्टोमराइजेशन, बिल्कुल से शो करेगा। द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम, तो ये भी बात सही है। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, ए सी और डी सही हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason। तो assertion क्या कर रहा था, order of acidic nature of the following compound is A greater than B greater than C। तो A में क्या हो रहा है, A में माइनस आई लग रहा है, A में माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है, माइनस आई की बढ़ रही है, और ये क्या लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, तो आंसर तो यही आएगा। तो assertion तो हो गया सही हमारा। फ्लोरो इज ए स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप, ये बात भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिस्टेंस है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस सीएल की पास है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन काफ़ी जान लिए थे पिछली बार बच्चों की, तो इस बार असर्शन रीजन के लिए थोड़े से मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे। ठीक है, और यार मैंने तो मतलब ये 2023 के सारे जनवरी अटेम्प्ट के सारे पेपर भी डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ से भी तुम पेपर अगर अटेम्प्ट करके पेपर देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो, है ना। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की अलग अलग, तो तुम्हें आसानी रहेगी ढूंढने में। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की अभी जरूरत है नहीं, थोड़ा और कंटेंट पड़ जाए फिर चैप्टर वाइज भी बना देंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ट्रोपोलोन है क्या, ट्रोपोलोन एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, अच्छा उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो सही बात हो गई। ठीक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ CO बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, ये कतई नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर वो एरोमेटिक नहीं बचेगा, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत हो गया। अगला कंपाउंड क्या कह रहा है, द 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC वर अलाउड to run in the thin layer chromatography using hexane and gave the following result, see the figure। the RF value of the most polar compound is, तो मोस्ट पोलर कंपाउंड की RF कैसे निकालेंगे, मोस्ट पोलर है कौन इसमें, मोस्ट पोलर जो होगा उसका इल्यूशन क्या होगा, सबसे कम होगा, तो C इज मोस्ट पोलर, C इज मोस्ट पोलर। तो RF वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 यानी कि 225 इंटू 10⁻⁻², तो आंसर 25 आ गया। चवन्नी भर का सवाल, ये सवाल अगर पेपर में गलत हो गया तो पाप पड़ेगा बहुत भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द 0.4 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स X gave 0.376 ग्राम ऑफ AgBr in Carius method for the estimation of ब्रोमीन, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड एक्सेस। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये क्या आ गया, 80/188 इंटू मास ऑफ, ये आ गया 0.376 डिवाइडेड बाई 0.400 इंटू 100। इस डेसिमल से इसे उड़ा दिया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये डबल हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 40। सिंपल सा सवाल, आसानी से लग जाना चाहिए था। ठीक, 40 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, किसी को होनी भी नहीं चाहिए, है ना। फिर ये एस्टिमेशन वाला सवाल है, अब देखो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, वो एस्टिमेशन वाले आ रहे हैं, तो एस्टिमेशन वाले कर देंगे हम लोग। इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.4439 ग्राम्स, अरे बड़ी गंदी कैलकुलेशन होने वाली है, ऑफ बेरियम सल्फेट। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी मोलर मास अपॉन ऑफ सल्फर अपॉन 233 यानी कि बेरियम सल्फेट का मास इंटू बेरियम सल्फेट मास इंटू मास ऑफ मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100।
तो ये कितना आ गया 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना आ गया 1.4439 डिवाइडेड बाई 0.471 इंटू 100। ये डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया इसमें, ठीक। 471 था ना, सॉरी 471 था, तो डेसिमल हटा के एक ही ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक। अब इसे जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 42.10 आ जाएगा, यानी कि आंसर हम क्या लिखेंगे 42% लिख देंगे सीधे। बहुत गंदी कैलकुलेशन थी, करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं बनता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वॉज डेवलप्ड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड ए ऑन 6 सेंटीमीटर TLC द ग्लास प्लेट, ठीक। रिटार्डेशन फैक्टर हमें बताना है, तो RF बताना है, तो RF विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे तो 6 कर दोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 0.5 ऊपर है और ऊपर से 0.5 नीचे है, तो जो मोबाइल फेस के लिए जो अवेलेबल हाइट है वो कितनी है 5 ही है, और टोटल कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा RF आ जाएगा 3/5 यानी कि 0.6 यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻1। तो जिसने जिसने इसका आंसर तेजी में लिखा उसने लिख दिया कितना 3/6 यानी कि 50 लिख दिया और आंसर गलत हो गया। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग। तो कायरल कंपाउंड कौन सा है? एक तो ये कायरल है, ये ऐसे वाला बन जाएगा, एक रिंग को हम क्या मान लें डबल बॉन्ड मान लें तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो ये कायरल है, इसमें ये कार्बन कायरल है, ठीक। ये तो क्या है POS है, इसमें भी POS है और इसमें COS है, ठीक। तो खत्म हो गए, कितने हो गए कायरल, 2 कायरल हो गए, सवाल ओवर, ठीक। POS और COS होने से क्या होगी कायरलिटी खत्म हो जाएगी। अब ये टेस्टोस्टेरोन है, यही रिलीज होता, ठीक। टेस्टेस्टो क्या पढ़ते से टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन विच इज ए स्टेरॉइडल हार्मोन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन बताने, तो गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। ये बिल्कुल ऐसे ही, हमने कोलेस्ट्रॉल की तो मैं काउंट कराई थी, देख लो वीडियो उठा के, उसमें काउंटेड है, ये आ गया सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, कहानी इसकी ओवर हुई, यहीं पे रुक जाते हैं। पूरे 3600 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए यार, और जो शुरू में कहा उसे इग्नोर कर देना, ज़्यादा दिल से मत लगाना, मैं बोल देता हूँ कुछ कुछ ऐसे ही, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम लोग कर रहे होंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। फिर उसके बाद आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आएगा एल्काइल हाइड्राइड, फिर उसके बाद आएगा केमिकल बॉन्डिंग। इस तरह से चलेंगे, ठीक है। एक उधर करेंगे, एक इधर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना। और यार शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना बनता है।